हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने उसका बेसिक उसके साथ ही जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस थी वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी कि जो सेल डिवीजन है उसकी प्रोसेस कैसे चलती है। इसके अलावा जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस में हमने यही अलग अलग स्टेजेस पढ़ी थी कि कैसे कैसे जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा और आगे अलग-अलग स्टेजेस पे कैसे जाके क्रोमोसोम है उनकी फॉर्मेशन होती है, कैसे वो डबल होते हैं, वो सारी की सारी स्टेजेस हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें पढ़ना है साइटोकाइनेसिस के बारे में कि भई सेल का जेनेटिक मटेरियल तो हमने डिवाइड कर दिया है कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसको कैसे डिवाइड करेंगे और एनिमल और प्लांट सेल दोनों में अलग-अलग तरीके से ये होगा तो वो कैसे पूरी प्रोसेस चलती है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा अ प्रोसेस बाय व्हिच साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज़ डिवाइडेड इंटू डॉटर न्यूक्लियाई, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो साइटोकाइनेसिस है पहले हम एनिमल सेल का देखते हैं, देन हम फिर उसके बाद प्लांट सेल का देखेंगे। तो जो एनिमल सेल है उसमें हमने देखा था कि भई जेनेटिक मटेरियल है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। फिर यहाँ पे जो एनिमल सेल है वो यहाँ से अंदर की तरफ प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्लीवेज फरो बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है उसकी फॉर्मेशन होगी और ये अंदर की साइड प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमें पता है कि भई एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो होती है। ले तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ प्रेस क्यों होगी? तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं वो इसको अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है? अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये धीरे-धीरे अंदर की तरफ प्रेस होती चली जाएगी। मतलब जो सेंटर है उसकी तरफ ये प्रेस होती चली जाएगी और जैसे-जैसे ये अंदर की तरफ प्रेस होगी ये आगे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वो दोनों को अलग कर देगी जो क्लीवेज फरो है इसके द्वारा और जो 2 डॉटर सेल्स थी उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। दोनों का साइटोप्लाज्म ऑलरेडी पहले डिवाइड हो चुका था और अभी दोनों का जो सॉरी दोनों का जो न्यूक्लियस था वो पहले डिवाइड हो चुका था जेनेटिक मटेरियल और अब फिर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो चुका है। क्या हुआ एनिमल सेल में डिवाइडेशन कैसे हुआ साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है वो इसको अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे। क्लीवेज फरो के द्वारा ये डिवाइड हो जाएगी और डॉटर सेल्स में ये जो 2 नई डॉटर सेल्स बनी है उनमें साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो जाता है। क्लीवेज पूछा जा सकता है कि कौन-सा क्लीवेज एनिमल सेल के अंदर होता है तो क्लीवेज फरो और कौन-सी रिंग्स तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन कैसे हुआ? ड्यू टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। यही ये पूरी प्रोसेस में जो एनिमल सेल है उसकी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में चलती है। फिर बात करते हैं हम प्लांट सेल का। तो हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है एंड सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो फिर सेल वॉल तो हार्ड होती है, उसको तो अंदर की तरफ हम प्रेस नहीं कर सकते। उसके अंदर तो कुछ कंपोनेंट डेड सेल्स का भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम अंदर की तरफ कैसे अंदर की तरफ कैसे प्रेस करेंगे? कौन-सी चीज़ होगी जो उसको डिवाइड करने में हेल्प करेगी? तो जो सेल होती है उसके अंदर गोल्गी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल है उसके अंदर गोल्गी वेसिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे एक प्लेट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सेल के अंदर से बाहर की तरफ देखो एनिमल सेल में क्या हो रहा था बाहर से अंदर की तरफ सेल प्रेस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा गोल्गी वेसिकल्स हैं, वो सेल के अंदर एक प्लेट बनाना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ से? सेंटर से लेकर आउटर साइड में। सेंटर से लेकर आउटसाइड की तरफ ये एक प्लेट फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं और ये प्लेट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब जो सेल है, पेरेंट सेल है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुआ वो क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर है उससे दूर जा रहे, सेंटर से दूर जा रहे प्लेट फॉर्मेशन हो रही है और उसकी वजह से सेल है वो डिवाइड हो रही है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा था वो किस टाइप का था? सेंट्रीपिटल मतलब जो
प्रोसेस थी वो सेंटर की तरफ जो डिवाइडेशन हो रहा था वो सेंटर की तरफ हो रहा था, ठीक है? अंदर की तरफ हम आ रहे थे सेल को डिवाइड करते हुए, और जो प्लांट सेल है उसमें बाहर की तरफ जा रहे, तो अंदर की तरफ आएँगे तो सेंट्रीपिटल और बाहर की तरफ जाएँगे तो सेंट्रीफ्यूगल। तो जो प्लांट सेल है उसमें गोल्गी वेसिकल्स की वजह से जो सेल डिवीजन है वो होगा, और सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, और उसी वजह से जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड होगा। अभी देखते हैं इसके नोट्स। दिस फेज इज द एंड ऑफ सेल डिवीजन। इस ये जो साइटोकाइनेसिस फेज है ये लास्ट फेज होता है सेल डिवीजन का, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, सेल के जो कंपोनेंट्स है वो भी साइटोकाइनेसिस के द्वारा डिवाइड हो जाएंगे, और जेनेटिक मटेरियल था वो ऑलरेडी पहले हम डिवाइड कर चुके हैं कैरियोकाइनेसिस के द्वारा। तो जो ये साइटोकाइनेसिस स्टेज है ये लास्ट स्टेज होती है सेल डिवीजन की। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इस स्टेज में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा। In the animal, cytokinesis achieved by the formation of furrow। इसमें एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हुई, जो क्लीवेज फरो बना था उसकी वजह से, जो क्लीवेज फरो बना है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। द इन द प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर्ड बाय द सेल प्लेट, और जो प्लांट सेल है उसमें किस वजह से हुई थी सेल डिवीजन, बाय द सेल प्लेट। जो गोल्गी वेसिकल्स ने सेल प्लेट की फॉर्मेशन की है सेंटर से आउटर साइड की तरफ, जो ये सेल प्लेट बन रही है इसकी वजह से सेल डिवीजन पॉसिबल हो पाया है। तो एनिमल सेल में हम सेल डिवीजन की बात करें तो क्लीवेज फरो के द्वारा, प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो सेल प्लेट के द्वारा। सेल प्लेट कौन बनाता है, गोल्गी वेसिकल्स है वो बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस की। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन का एंड फेज है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइडेशन होगा। एनिमल सेल में अलग टाइप से सेंट्रीपिटल टाइप है, उसमें जो माइक्रोट्यूबुल्स की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड धंसेगी, क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन होगी और उससे सेल डिवाइड हो जाएगी। प्लांट सेल में बात करें तो गोल्गी वेसिकल्स है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेगी और सेल को डिवाइड कर देगी। तो हमने जो सेल डिवीजन के फेजेस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। इंटरफेज हमने पढ़ लिया था, इंटरफेज में G1 G2 एस फेज उनकी पूरी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद फिर हम एम फेज पे आए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज। एम फेज के जो तीनों स्टेजेस थी वो कैरियोकाइनेसिस की, वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में जो हमारा साइटोकाइनेसिस की जो स्टेज थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और रहता है इससे रिलेटेड कि जो माइटोसिस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, माइटोसिस है वो जरूरी क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, वो हमें अब देखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट है ग्रोथ। जो माइटोसिस है वो ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, देखिए हम जब हमें पता है कि जो मेल होता है, मेल स्पर्म, उसके पास 23 क्रोमोसोम है, फीमेल 23 क्रोमोसोम। दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा हमारे पास उसमें कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और फिर जाइगोट में जो जाइगोट सेल थी, सिंगल सेल थी, वो डिवाइड होगी पहले 2 सेल में, फिर 2 से 4, देन 4 से 8, 8 से 64, सॉरी 8 से 16, आगे पूरी की पूरी जो स्टेजेस है वो चलती रहेगी, जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो देखो एन नंबर ऑफ सेल से डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन हुई, और डिप्लॉयड से फिर आगे जो पूरी ग्रोथ फेज है वो चल रहा है, ठीक है। जब तक जो जाइगोट बना था उससे पूरी बेबी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आफ्टर बर्थ भी जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो चलती रहती है, वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती रहती है। जो सोमेटिक सेल्स है उनके अंदर भी डिवीजन होता रहता है, उसी की वजह से हमारी ग्रोथ है वो प्रॉपर चलती है। तो जो सेल डिवीजन है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। माइटोसिस है वो ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। हमने क्या देखा था कि जो सेल साइज का जीवन फेज था, इंटरफेज में सेल डिवीजन में जो हमने इंटरफेज पढ़ा था उसका जीवन फेज था, उसमें सेल है वो सारे ऑर्गेनल्स को डबल कर लेती है। तो सेल का साइज मतलब पेरेंट सेल हमारी इतनी थी,
तो G1 फेज में जो इसका साइज था वो बढ़ जाएगा, इतना साइज हो गया मान लो, ठीक है। और फिर एस फेज में जो डीएनए था वो भी क्या हो गया हमारा, डबल हो गया, जेनेटिक मटेरियल था वो भी डबल हो गया। फिर इसके बाद G2 फेज में दोबारा से जो हमने पढ़ा था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी भी फॉर्मेशन होते हैं, तो और साइज बड़ा हो जाएगा। तो सेल का साइज है वो क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ है वो एक्सेस में बढ़ती जाएगी तो एक टाइम क्या आएगा, सेल ब्रेस्ट हो जाएगी। तो सेल को ब्रेस्टिंग से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका डिवीजन कर दिया। पहले इसका जो न्यूक्लियस था उसका डिवीजन किया, फिर उसके साइटोप्लाज्म था उसका डिवीजन किया। पहले न्यूक्लियस का देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस के थ्रू और साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस के थ्रू। तो हमने जो सेल थी हमारी जिसकी ग्रोथ होती जा रही थी उसका डिवीजन कर दिया और उससे फिर हमने क्या बना दी, 2 डॉटर सेल्स है वो हमने यहाँ पर बना दी। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, जो सेल है उसका जो साइज है उसका उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको ब्रेस्टिंग से बचा रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। फिर है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, अभी बताया कि भाई जो हमारा एस फेज था उसके अंदर, एस फेज है इंटरफेज का, उसमें क्या हो रहा था हमारा, जो डीएनए था उसकी डुप्लीकेशन हो रही थी। एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा था, डीएनए ज्यादा हो गया, डीएनए ज्यादा हो गया तो फिर हमने क्या किया, एम फेज में जाने के बाद कैरियोकाइनेसिस के थ्रू हमने क्या कर दिया, डीएनए को डिवाइड कर दिया। जो कैरियोकाइनेसिस थी उसमें हमने यही किया था कि भाई जो पेरेंट सेल है उसके डीएनए जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करना है। तो दो अलग-अलग जो डॉटर सेल्स बनेगी, एक न्यूक्लियस से हमने क्या बना दिए थे, कैरियोकाइनेसिस में 2 न्यूक्लियस थे वो बना दिए थे। तो जो क्रोमोसोम नंबर है उनको भी क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा रिपेयर, तो ये हम चेक पॉइंट्स पढ़ रहे थे वहां पे। अगर सेल में के डिवीजन में कहीं भी कोई एरर आ रहा है या फिर डीएनए के अंदर कोई डैमेज आ रहा है या कोई सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर कोई डैमेज आ रहा है तो पहले उसको पॉज़ करके वहीं पे सेल को रिपेयर किया जाएगा। रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि जो फर्टिलाइज़ेशन की प्रोसेस है वहाँ पे जो माइटोसिस है उसका मेन रोल होता है। जब ज़ायगोट फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद एक सिंगल सेल से जो सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है 2, 4, 8, ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। एंड हीलिंग एंड रीजनरेशन, जो सेल है वो डैमेज होगी उसको दोबारा से उसकी हीलिंग होगी या फिर सेल है उसको रीजनरेशन की पावर भी होती है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंस है किसके, माइटोसिस के, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस की प्रोसेस है वो हम जो हमारी सेल डिवीजन की साइकिल चल रही है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ जो अपना सेल डिवीजन था माइटोसिस प्रोसेस से वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमें अपना जो मेयोसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट करनी है। इसमें हमने क्या-क्या देखा है, माइटोसिस होता क्या है, कौन-कौन से फेजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर जो फेज थे वो 2 फेज थे, उसके अंदर हमने पूरी की पूरी डिटेल्स है वो डिस्कस की थी कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से फेजेस हैं वो इंक्लूड होंगे। ये स्टार्टिंग से हमने एस फेज और इंटरफ़ेज़ के अलग-अलग फ़ेजेज़ पढ़े थे और जो एम फ़ेज़ है उसके अलग-अलग फ़ेजेज़ हमने डिस्कस किए थे। एस फ़ेज़ जो इंटरफ़ेज़ था उसका G1, G2 एंड एस फ़ेज़ था। G1 में हमें पता था कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, उनका डुप्लीकेशन हो रहा है। एस फ़ेज़ के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा था। G2 फ़ेज़ के अंदर दोबारा से फिर से जो सेल ऑर्गेनेल्स था उनका डुप्लीकेशन हो रहा था और फिर हम एम फेज में बात कर रहे थे तो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की दोनों प्रोसेस चल रही थी। कैरियोकाइनेसिस में हमने डीएनए को अलग-अलग फेजेज के थ्रू जो प्रोफेज है, एनाफेज है, मेटाफेज है एंड टीलोफेज की हेल्प से जो हमारा डीएनए मटेरियल था जो डबल हो चुका था उसको 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड किया। देन हमारा जो साइटोप्लाज्म था उसको हमने साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस थी उसके द्वारा उसको हमने डिवाइड किया। प्लांट सेल में अलग तरीके से हो रहा है और एनिमल सेल के अंदर अलग तरीके से हो रहा है। तो इसी के साथ जो हमारा माइटोसिस वाला फेज़ था वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हमें मेयोसिस प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करना है। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसके नोटिफ़िकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।